Hello students, today we are covering our next topic that is factors influencing cultivation of medicinal plants. So let's start. तो जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में भी बताया था कि हम कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जब हम कल्टीवेशन करते हैं हमारी मेडिसिनल प्लांट्स का। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो उसमें हमारा सबसे पहले आता है एल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। उसके बाद रेनफॉल और इरिगेशन, सॉइल टाइप, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो ये सारे कुछ स्पेसिफिक हमारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर इन्फ्लुएंसिंग द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो इनको हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की। एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी किस तरीके का रोल प्ले करते हैं फॉर कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स और कौन क्या क्या उनका इन्फ्लुएंस रहता है ड्यूरिंग द कल्टीवेशन प्रोसेस। तो जब एल्टीट्यूड की बात करते हो, एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। जैसे हमारे जो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जो स्पेसिफिक एल्टीट्यूड्स पे ही हमारे ग्रो करते हैं, जैसे टी है हमारा, उसके लिए हमें 1000 से 1500 मीटर्स का एल्टीट्यूड चाहिए होता है। ऐसे सिंकोना का 1000 to 2000, कैम्फर का 1500 to 2000, सिनेमन के लिए 250 to 1000, कॉफी के लिए 1000 to 2000। तो ये कुछ हमारी एल्टीट्यूड्स की वैल्यूज होती हैं जो हमको मेंटेन करके रखनी पड़ती है फॉर कल्टीवेशन ऑफ दीज मेडिसिनल प्लांट्स। सेकेंडली बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर भी एक हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारी प्लांट की ग्रोथ को। जैसे कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एज वेल एज लो फ्रॉस्ट टेम्परेचर डिस्टर्ब द क्वालिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। जैसे फॉर एग्जांपल कैम्फर एंड कॉफी, वो ग्रो नहीं कर सकते प्रेफरेबली हमारे एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे। ऐसे ही हमारा सेफ्रॉन ग्रो करता है ना कोल्ड क्लाइमेट। थायरियम ग्रो करता है हमारा ड्राई वेदर में। तो टेम्परेचर भी अपना एक इम्पॉर्टेंट लो प्ले करता है। जैसे सिंकोना हमारा ग्रो करता है 60 to 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, टी 70 to 90 फ़ारेनहाइट, कार्डेमम 50 to 100। अब इसी तरीके का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी भी बहुत अच्छे तरीके से इफेक्ट करती है हमारी प्लांट की ग्रोथ को ड्यूरिंग द कल्टीवेशन। ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई या लो हमारी ह्यूमिडिटी होगी तो वो प्रेफरेबल नहीं होगी हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो हमें क्या है, ह्यूमिडिटी को भी एज अ फैक्टर कंसिडर करते हैं वाइल कल्टीवेटिंग द मेडिसिनल प्लांट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है हमारा रेनफॉल और इरिगेशन। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हमारा रोल प्ले करता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट। तो जैसे कि हमारे जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कि जो प्लांट्स अडेप्टेड होते हैं हमारे ड्राई हैबिटेट्स के लिए, लाइक एलोवेरा, अकेशिया एक्सेट्रा, वो ग्रो वो ग्रो हो जाते हैं हमारे इवन इफ द इरिगेशन सिस्टम इज नॉट एडिक्वेट। और उसी के साथ अगर हम अलग प्लांट्स की बात करें तो उनके लिए हमें क्या सूटेबल अरेंजमेंट मेंटेन करके रखना पड़ता है फॉर इरिगेशन और सफिशिएंट रेनफॉल। वो रिक्वायर्ड होती है फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। और इवन सम प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं हमारे वेल डिस्टर्ब रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। मतलब उन्हें थ्रू आउट द ईयर प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, प्रॉपर रेनफॉल रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर प्रॉपर डेवलपमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा आता है सॉइल। तो सॉइल भी हमारे एक फॉरमोस्ट नेचुरल रिसोर्स रिक्वायर्ड होती है फॉर द प्लांट ग्रोथ, क्योंकि वही एक ऐसा मीडियम होता है जो प्रोवाइड करता है हमारे मैकेनिकल एनकरेजमेंट, वाटर एंड एसेंशियल फूड एलिमेंट्स टू द प्लांट। तो सॉइल को हमेशा रिच रहना चाहिए न्यूट्रिएंट्स में, ऑर्गेनिक मैटर और अदर एलिमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं हमारे ऑप्टिमम ग्रोथ एंड क्वालिटी के लिए ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो इसके लिए हमें सॉइल की कंडीशंस को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, लाइक सॉइल टाइप, ड्रेनेज कैसा है उसमें, मॉइस्चर रिटेंशन कितना है, फर्टिलिटी कितनी है उस पर्टिकुलर सॉइल की। इवन हमें पीएच को भी मेंटेन करने रखना पड़ता है एज पर द सिलेक्टेड मेडिसिनल प्लांट।
तो सॉइल टाइप में सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी पुअर इफ कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर लेस देन 0.5%, और उसे कंसिडर रिच किया जाएगा जब उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट होगा मोर देन 1.5 to 5%। अब सॉइल की पीएच, तो pH of soil is also responsible for favorable plant growth and microbial presence। तो सॉइल के ऑप्टिमम pH जो हमारी मेंटेन करके रखना चाहिए हमें वो होती है 6.5 to 7.5। इस टाइप की pH के अंदर जो हमारा सॉइल होगा उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर हमारा एल्कलाइन सॉइल pH कैन बी न्यूट्रलाइज बाय लाइमिंग द एसिडिक सॉइल और बाय अप्लाइंग जिप्सम। फिर एसिडिक सॉइल्स हमारे सपोर्ट नहीं करते हैं ऑफ ग्रोथ ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, क्योंकि उनको क्या पुअर डेवलपमेंट हो जाता है उनकी नोड्यूलर बैक्टीरिया का। ऐसे ही हमारा ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड्स, कॉटन, राइस, ये सारे हमारे एल्कलाइन सॉइल्स में ही प्रॉपरली डेवलप करते हैं। फिर डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ मिनरल मैटर हम बता सकते हैं कि किस तरीके का हमारा सॉइल है। जैसे पार्टिकल साइज है हमारा लेस देन 0.002 mm, तो उसे हम फाइन क्ले टाइप ऑफ सॉइल बोलेंगे। ऐसे ही हमारा 0.002 टू 0.02 mm के बीच में है तो उसे कोर्स क्ले या सिल्ट बोलते हैं। थर्ड 0.02 टू 0.2 mm है तो उसे फाइन सैंड बोलेंगे। फिर हमारा 0.2 टू 2 mm है तो उसे हम कोर्स सैंड बोलते हैं। ऐसे फिर हमारा परसेंटेज कवर्ड बाय क्ले के हिसाब से भी हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमारा क्ले के अंदर जो परसेंटेज कवर्ड होगा वो मोर देन 50% ऑफ क्ले होता है उसके अंदर। लोमी के अंदर 30 to 50% ऑफ क्ले होगा। सिल्ट लोम के अंदर 20 to 30% ऑफ क्ले होता है। सैंडी लोम के अंदर 10 to 20% ऑफ क्ले देखने को मिलता है। फिर सैंडी सॉइल में मोर देन 70% ऑफ सैंड होती है। कैल्सीरियस सॉइल के अंदर मोर देन 20% ऑफ लाइम देखने को मिलता है। फिर बात करें अगर सॉइल फर्टिलिटी की, तो ये कैपेसिटी होती है सॉइल की टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन द सफिशिएंट अमाउंट, और एक प्रॉपर क्या है सूटेबल मीडियम रहता है ये प्लांट्स का फॉर प्रॉपर ग्रोथ। तो सॉइल को क्या है प्लांट को प्रॉपरली रिक्वायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहना चाहिए। फिर सेकेंडली हमारा जो फिजिकल अरेंजमेंट है हमारा एंड द नेचर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्लांट ग्रोथ को डिपेंड करते हैं। फिर जो हमारी प्लांट ग्रोथ होती है, द प्लांट बेसिकली anchors themselves obtain nourishment from friable shallow upper layer of soil। वो अपनी ऑप्टिमम शैलो लेयर जो सॉइल की होती है वहां से ऑब्टेन करती है। फिर जो हमारा क्ले वेदर्ड पोर्शन होता है सॉइल का वो कंटेन करता है हमारा फाइनेस्ट particles which provide adhesive and cohesive properties to the soil and also hold the plant nutrients। फिर ऐसे हमारे मिनरल, एयर, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर आर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मैटर्स डिस्टिंग्विशेस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सॉइल। फैक्टर हमारा आता है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। अब फूड भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सनरेज, वाटर, मिनरल मैटर फ्रॉम द सॉइल आर कॉन्स्टिट्यूएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स के द्वारा फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर हमें फ्रूट्स, ग्रेन्स, फाइबर एक्सेट्रा देखने को मिलते हैं। And even synthesize fixed and volatile oils, glycosides, alkaloids, sugar and many other chemicals जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं विद प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सॉइल क्या है हमारा एक न्यूट्रिएंट सोर्स की तरह होता है जो हमारे प्लांट्स को कंटिन्यूसली सप्लाई करता रहता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ बैलेंस प्रोपोर्शन। तो a soil loses its fertility is cropping is done without fortification of the soil with plant nutrients। अब यहाँ पे दो चीजें यूज हो रही हैं हमारी टर्म्स, फोर्टिफिकेशन एंड बैलेंस लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब हो गया यहाँ पे कि स्पेशली यहाँ पे क्या है पर्टिकुलर तरीके का कोई अटैक हुआ है माइक्रोबियल ग्रोथ का, तो किस तरीके से हमने यहाँ पे उसको प्रिवेंट करना है, डिफेंड करना है। तो लीचिंग एंड इरोजन ऑल्सो इफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये दो टर्म्स क्या है लीचिंग एंड इरोजन।
तो लीचिंग का मतलब हो गया हमारा किस तरीके से हमारे जो सॉइल के अंदर जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स थे वो किस तरीके से ड्रेन आउट हो गए, रिमूव हो गए फ्रॉम द सॉइल बाय लिक्विड्स पासिंग थ्रू इट। और इरोजन का भी यही मतलब होता है, किस तरीके से इरोड हो गए हमारे न्यूट्रिएंट्स। तो इसकी वजह से क्या है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट नहीं रह जाते हैं जिसको हमें ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनिमल मैन्योर्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, जिससे उसके अंदर की क्या है, फर्टिलिटी मेंटेन हो सके। अब इसके अंदर भी हमारी कैटेगरीज आती है कि कौन कौन से टाइप के फर्टिलाइजर्स को यूज करना चाहिए। सबसे पहला हमारा आता है केमिकल फर्टिलाइजर। तो प्लांट कैन सिंथेसाइज वेरियस कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ 16 न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनके अलावा जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो जो हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं लार्ज अमाउंट, और सेकेंडरी वंस हमारे कुछ उनसे स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके साथ साथ हमें कुछ और एलिमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते थे, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, जिंक। ये ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसलिए हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसके साथ साथ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये ऑब्टेन हो जाते हैं हमारे थ्रू वाटर एंड एयर। तो जितने भी अभी मैंने आपको एलिमेंट्स बनाए उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन रहता है प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। अगर इनमें से कोई भी डेफिशिएंट होगा तो कुछ ना कुछ सिम्टम हमारी प्लांट ग्रोथ के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है वो डिफरेंट पार्ट्स यूज करती है हमारे डिफरेंट क्रूड ड्रग्स के, लाइक लीव्स, राइजोम्स, रूट्स एक्सेट्रा। क्योंकि हम मैंने बताया हर क्रूड ड्रग का क्या है, स्पेसिफिक कुछ प्लांट्स का कुछ स्पेसिफिक पार्ट भी यूज होता है, कुछ होल प्लांट भी यूज किया जाता है। तो ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सिग्निफिकेंटली सपोर्ट करते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट। सेकंड हमारे आते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स का अपना एक ड्रॉबैक भी रहता है ऑफ इनएडिक्वेट सप्लाई, हाई कॉस्ट, और कुछ डिजायर अनडिजायर्ड साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जो हमारे क्या है, ऑटोमेटिक फिक्सर्स होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के इन सॉइल एंड प्लांट्स। तो सिम्बायोटिक का मतलब हो गया हमारा जो एक ही न्यूट्रिएंट सोर्स पे या एक ही एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर सहजीवी की तरह रह सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थर्ड हमारा आता है मेन्योर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेन्योर्स आर फ्रॉम फार्म यार्ड मैन्योर, केस्टर सीड केक, पोल्ट्री मैन्योर्स, नीम कराच सीड केक्स, वर्मी कंपोस्ट एक्सेट्रा। तो उनके अंदर भी हमारे डिफरेंट प्रोपोर्शन में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है 3 to 6%, फॉस्फेट 2%, पोटाश 1 to 1.5%, and they are easily provided to the plants। फिर बोन मील, फिश मील, बायोगैस स्लरी, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑर्गेनिक टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे आते हैं पेस्ट, जो कि हमारे अनडिजायर्ड प्लांट या एनिमल स्पीशीज होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली टर्म आउट करते हैं पेस्ट के नाम पे। एंड द केमिकल्स obtained from synthetic and natural sources are used against these pests in small concentration, जिसको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। अब इसके भी अपने अपने टाइप्स रहते हैं, जैसे माइक्रोब्स में आपके आ गए फंजाई, वायरस। तो मेडिसिनल प्लांट जनरली इन्फेस्ट होते हैं हमारे बाय फंजाई वायरसेस। फंजाई के भी अपने एग्जांपल्स हो गए, जैसे स्काइटा एट्रोपिया, जो एक ग्रेश टाइप का इरेगुलर स्पॉट प्रोड्यूस करता है हमारी लीफ के अंदर, जिसकी वजह से क्या है, लीफ के अंदर नेक्रोसिस देखने को मिलता है, अनडिफाइंड डेथ हो जाती है वहाँ पे। फिर ऐसे हमारे पाइथीनियम स्पोजेनम होते हैं, कर्क्यूरिया पैरासाडाई, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के हमारे फंजाई होती हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। वायरसेस में जैसे आपके टोबैको मोज़ेक वायरस, ककम्बर मोज़ेक वायरस, टोबैको रिंग स्पॉट वायरस, ये अटैक करते हैं हमारे डिजिटालिस को। And these virus causes necrosis of leaves, petioles and stem of different parts belonging to family Solanaceae। फिर ये डिजीज भी कॉज करते हैं ऑन राउ वोल्फिया, टबैको, धतूरा, यूकलिप्टस। सेकंड कैटेगरी हमारी आती है इंसेक्ट्स।
इंसेक्ट्स में हमारा टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज लार्जर देन टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑल अदर लाइफ फॉर्म्स। फिर जो प्लांट है, प्लांट को हमें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है अगेंस्ट द इंसेक्ट विच कॉजेज अ ड्रास्टिक प्रॉब्लम लाइक डायफेनिया निग्रिका, इंडोमिका, सेरेटियस। ये डिफरेंट ब्रीडर्स होती हैं जो अटैक करती हैं राव वोल्फिया को। ऐसी पेपेलिया और मैकैन ये अटैक करती हैं डिल को। कैटरपिलर, लेपिडोप्टेरस लार्वा, ये सारे माइट्स की तरह, इंसेक्ट की तरह डैमेजिंग करते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर। फिर हमारे आते हैं वीड्स। वीड पे हमारे क्या अनडिजायर्ड प्लांट्स होते हैं, डेरिडफुल प्लेस, क्योंकि ये क्या है बहुत एक्सेसिव लॉस कॉज करते हैं, मोर देन इन द कंबाइंड लॉस कॉज बाय अदर पेस्ट एंड डिजीज। तो जनरली जब हम वीड्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है लाइक लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, वाटर, लाइट, स्पेस एंड इंक्रीज इन लेबर एंड इक्विपमेंट कॉस्ट एंड लो प्रोडक्टिविटी। क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं हम अपनी मेडिसिनल प्लांट की। जैसे सम वीड्स आर एलर्जी कॉजिंग लाइक रैगवीड, मैक्सियन टी, येलो डॉक। ऐसे कॉर्न कोकल कंटेन्स साइनोफर ग्लाइकोसाइड्स। नॉन इंसेक्ट पेट्स की बात करें अगर, तो इसके अंदर हम आते हैं वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स लाइक रैट्स, मंकीज, बर्ड्स, रैबिट्स। इनवर्टिब्रेट्स में हमको निमाटोड्स, क्रैब्स, स्नेल्स, माइट्स। अब इनको मैनेज कैसे करना पड़ता है, इनको मैनेज भी हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू करते हैं। जैसे हमारा आ गया मैकेनिकल मेथड। इसके अंदर हम हैंड ब्रेकिंग, प्रूनिंग, बर्निंग, ट्रैपिंग ऑफ पेस्ट करते हैं। एग्रीकल्चरल मेथड में आ गए इन्वॉल्व एडवांस टेक्निक ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जिसके अंदर हम पेस्ट रेजिस्टेंट स्पीशीज को यूज करते हैं बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन। हाइब्रिड वैरायटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, रेजिस्टेंट होती हैं जो फंगल और बैक्टीरियल अटैक को। फिर बायोलॉजिकल मेथड भी यूज करते हैं। दीज मेथड इन्वॉल्व combating पेस्ट एंड विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक सम फीमेल insect produce and release sex pheromones, a chemical substance that induces sexual presence in male, like 7,8 epoxy 2 methyl octadiene from gypsum moth. ये जनरली यूज किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट। फिर केमिकल मेथड में हमारा आ गया रोडेंटिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स। फिर इन्वायरमेंटल मेथड्स को भी हम यूज करते हैं और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी। फिर नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स लाइक लीफ टबैको, पार्थेनियम फ्लावर्स, डेरीज, लॉन्गैपस, राइनिया। ये कुछ स्पीशीज भी हैं हमारी जो नेचुरली कंट्रोल करके रखती हैं हमारी पेस्ट वगैरह को। तो इनको भी हम डिजायरली इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारी मेडिसिनल प्लांट्स के साथ, जिससे कि हमें क्या है एक प्रॉपर मैनेजमेंट मिल सके वीड्स और पेस्ट के थ्रू।